नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बहुजन समाज लगातार पॉलिटिकल असर्शन की तरफ बढ़ रहा है। उसके जो युवा डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट्स जो है वो लगातार अब खुलकर बात करने लगे हैं। उसको लगता है कि सोशल जस्टिस की लड़ाई को फूले पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद की लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। कांसीराम साहब हो या लालू प्रसाद यादव हो या मायावती हो या मुलायम सिंह यादव हो, ये तमाम जो बहुजन नेता हुए हैं इस देश में, चाहे वो आप बस हम लोग हमेशा दक्षिण भारत को छोड़ देते हैं, चाहे कर्नाटक के पहले देश के ओबीसी प्रधानमंत्री हो देवगौड़ा साहब हो या तमाम ऐसे हुए हैं संत गाडगिल हो, सबको लोग जोड़ रहे हैं। ऐसे एक युवा है यूपी में जो काम करे उसको मैं हिम्मत मानता हूँ। योगी जी की सरकार है, फेसबुक पोस्ट पर जेल जाना पड़ता है, लेकिन आरएस पटेल है, सरदार सेना चलाते हैं ये सरदार पटेल साहब, जिन्होंने भारत को एकीकृत किया, भारत को मजबूत बनाया और जिन्होंने आरएसएस पर बैन लगाया था, उसके नाम से संगठन चलाते हैं। आरएस पटेल साहब पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टर मतलब पीएचडी वाले डॉक्टर नहीं है, एमबीबीएस वाले डॉक्टर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यूपी में जो बहुजन समाज के आंदोलन को चलाए, सोशल जस्टिस के आंदोलन को चलाए, संविधान को इम्प्लीमेंट करे, उसकी हिम्मत को आपको तारीफ देनी पड़ेगी। और कितने एफआईआर इन पर दर्ज हो चुके हैं उस पर भी बात करेंगे, और क्या कैसे संगठन चल रहा है, आगे क्या रणनीति, इस पर बात चलेंगे। आज भी हम लोग बनारस में हैं और आरएस पटेल साहब से मुलाकात हुई है, हम इनके मेज़बान हैं। तो आइए आप लोग लगातार इनको नेशनल दस्तक पर देखते भी रहे, और इनका एक पेज है सरदार पटेल के नाम से, उस पर भी जाइए। लगातार तमाम सामाजिक मुद्दों पर, तमाम करेंट इशूज पर बात भी करते हैं बेधड़क। अब आजकल बातचीत बंद कर दिया आपने। नमस्कार आदरणीय शंभू भैया, निश्चित रूप से आप जैसे क्रांतिकारी बड़े भाइयों के कारण ही हम जैसे छोटे लोगों की आवाज बुलंद हो पा रही है। वैसे नेशनल दस्तक एक इतना बड़ा बहुजनों की आवाज है, नेशनल दस्तक इतना बड़ा ताकत है जो हजारों लोगों को स्टेब्लिश करने की कोशिश किया है। सबसे पहले मैं आपको सैल्यूट करता हूं। हाँ, तो आप जो सवाल कर रहे थे उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोग बनारस आए, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज जिस विषय पर आप जिस इश्यू पर सवाल है वो कि सबसे पहले आपको क्लियर करा दूं, सरदार सेना सरदार पटेल सेना नहीं है। सरदार सेना मतलब होता है नेतृत्वकर्ताओं का सेना, नेतृत्वकर्ताओं की फौज। सरदार मतलब नेतृत्वकर्ता और सेना मतलब फौज। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, पेरियार ललई यादव, जगदेव बाबू कुशवाहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, बहन फातिमा शेख, इन तमाम महापुरुषों की विचारधारा को लेकर गांव-गांव, जन-जन तक इनके कानों में, इनको जेहनों में डाल करके वास्तविक धरातल पर काम करने वाले संगठन का नाम सरदार सेना है। सरदार पटेल सेना नहीं, सरदार सेना। वर्तमान समय में हालात जो हो गई है वो यह है कि भारत में जिनको हम नेतृत्वकर्ता मानते हैं वो गुलाम हो चुके हैं। वास्तविक रूप से वो नेतृत्वकर्ता नहीं, वो प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए आज नेतृत्वकर्ताओं की फौज तैयार करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में हिटलर सरकार है, नंगा बाबा की सरकार है, वो मठ के उजागर बाबा की सरकार है। वैसे सीधे शब्दों में कहें तो जो दर्जनों आपराधिक मुकदमा से वशीभूत था, जिनका श्रृंगार दर्जनों आपराधिक मुकदमे थे, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके सामने आज टिकना या बात करना बहुत टफ है। 16 मुकदमा से ऊपर मुकदमे योगी जी ने कर दिया है। कई बार जेल डालने की कोशिश किया, लेकिन बहुजन समाज के लोगों ने लगातार काम किया है। उस पर हम आरोप 16 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। यस, 16। किस किस मामले में? लॉकडाउन तोड़ने और लगातार कि हम लोगों को आंदोलित कर रहे हैं, दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा समझिए कि हम अपने बहुजन युवाओं को अगर ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उनको लगता है कि हम दंगा फैलाना चाहते हैं। तमाम आंदोलनों को लेकर के 13 पॉइंट रोस्टर के मामले को लेकर के भी हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज है। उस समय पूरे देश में हम लोग आंदोलन कर रहे थे 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ। उस समय से लेके तो सोचिए, अर्नब गोस्वामी पर एक मुकदमा दर्ज होता है और पूरी बीजेपी खड़ी हो जाती है।
सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिल जाती है, सुप्रीम कोर्ट छुट्टी के दिन काम करता है। क्या कहेंगे डॉक्टर पटेल साहब, आपको, आप लोगों को मदद मिल रही है, किसी पार्टी से मदद मिल रही है? कम से कम बहुजन आइडियोलॉजी वाले दल मदद कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, दल तो बिल्कुल मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हमारे बहुजन समाज के जितने योग्य लोग हैं, जो भी प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स एसोसिएशन है बहुजन समाज की, वो सारे के सारे लोग मदद कर रहे हैं। मैं सभी अधिकारियों को सैल्यूट करता हूं कि सारे के सारे लोग लगातार बैकबोन बनकर काम कर रहे हैं, और सैल्यूट करता हूं उन सब लोगों को, अपने सेना के युवाओं को, तमाम सामाजिक संगठनों को। लेकिन दुख दर्द जरूर है आदरणीय शंभू भैया, कि जो बहुजन के नाम पर, जो पिछड़ों के नाम पर, जो समाजवाद के नाम पर तमाम राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, वास्तविक कहने को तो वो हैं, लेकिन आंदोलनकारियों के पीछे वो खड़े नहीं हैं। पटेल साहब, क्या लग रहा है, कितना बदलाव आया है बहुजन युवाओं में, जो खासकर प्रोफेशनल्स हैं उनमें, और लक्ष्य क्या आपने तय किया है, खासकर अगर यूपी की बात करें तो? और क्या आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जाएंगे? सबसे पहला विषय है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का कोई इरादा नहीं है, व्यक्तिगत कोई राजनीति का इरादा नहीं है। लगातार जब तक समाज को आंदोलित करके पॉलिटिक्स में शिफ्ट नहीं कर लेंगे, तब तक हम अपने इंडिविजुअली पॉलिटिक्स में शिफ्ट होना पसंद नहीं करेंगे। पहली सवाल का उत्तर। दूसरा यह है कि निश्चित रूप से इस बार 22 में योगी के सरकार को जमीन के 10 फीट अंदर दफन करके हम लोग छोड़ेंगे। अगर हम तमाम ऐसे युवा हैं कि हम सब लोग एक हो जाएंगे, तो योगी को दफन करने के, योगी की इस सरकार को दफन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, दफन करके छोड़ेंगे। युवाओं में कितना बदलाव आ रहा है, बहुजन समाज के युवा कितने एकजुट हो रहे हैं? अगर हम पीछे की बात करें तो पीछे से आज बहुत परिवर्तन आया है। कल तक मैं खुद नीतीश कुमार के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हुआ करता था उत्तर प्रदेश, लेकिन आज पूरी तरीके से राजनीति को छोड़कर के तमाम युवाओं को हम लोग एक किए हैं। एक सवाल का सीधा जवाब है कि आज बहुजन समाज का युवा आंदोलनकारी हो गया है, डॉक्टर्स आंदोलनकारी हो गया है, इंजीनियर्स आंदोलनकारी हो गया है, प्रोफेसर आंदोलनकारी हो गया है। यह बदलाव की पहली सीढ़ी है। जबकि कल तक खासकर ओबीसी समाज के लोग गुलाम हुआ करते थे, लड़ाई तो दलित समाज के लोग लड़ा करते थे, लेकिन अब ओबीसी समुदाय के लोग आज लड़ने को तैयार हैं। जो डॉक्टर है सबसे सॉफ्ट कॉर्नर उसका व्यवसाय है, उसका जीवन है, लेकिन हमारे जैसे लोग सड़क पर आकर के लड़ रहे हैं, तो तमाम डॉक्टरों की ताकत मेरे पीछे खड़ी है, इसलिए लड़ रहे हैं। यूपी में लगातार जिस तरह से जातिवाद का एकदम प्रचंड रूप है, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, जिसको यादव कम्युनिटी कहा जाता था, उस पर हत्याएं हो रही है। लगातार पाल हो, हीरो, सरेआम गोली मारा जा रहा है। आप चूंकि लगातार ग्राउंड पे घूम रहे हैं, पूर्वांचल से हैं, क्या लोगों में क्या किस तरह का गुस्सा है? कोई लोगों को लगता है अब, खासकर जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, खासकर जो जिन्होंने बीजेपी को बढ़ चढ़ के वोट दिया था, दलित समुदाय के गैर यादव गैर जाटव के नाम पर वोट लिया गया था, उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? वो उनको क्या लग रहा है कि कहीं गलती हुई है, हमसे चूक हुई है? आदरणीय सर, इस बात का थोड़ी सी पीछे जाके हमें ध्यान देना पड़ेगा। बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी, बीजेपी मतलब सबसे बदतमीज पार्टी, बीजेपी मतलब सबसे ज्यादा जाहिल बनाने वाली पार्टी है। जितना झूठ बोलकर फरेब परोस करके वो सत्ता में आई है, वो कहा था कि हम ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन उठा के घंटा बजाने वाले बाबा को रख दिया, जिसको राजनीति का क अंग है और सामाजिक न्याय का ज्ञान ही नहीं है। सीधा सवाल आपका है और सीधा जवाब दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश का अहिर गहरिया, कुर्मी कोयरी, धोबी पाथी, तेली तमड़ी, राजभर, चमार, धरकार, बिंद पाथी और मुसलमान समुदाय के लोग आज योगी से बिल्कुल दो दो हाथ करके इसकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और नई सरकार बनाने के लिए आतुर हैं। अगर बहुजन समुदाय को एकाकृत करके आने वाली सरकार में वो जो भी लोग पार्टी, जो भी दल के लोग वास्तविक रूप से आना चाहते हैं, अगर बहुजन समुदाय के में समानता की बात करके आएंगे, तो योगी को हम लोग पलट देंगे। आपका डॉक्टर साहब कैसे रुझान हुआ बहुजन आंदोलन से, कैसे जुड़े? चूंकि आप पेशे से डॉक्टर थे, सफल करियर था, फिर आपका राजनीतिक रुझान कैसे हुआ? धन्यवाद। जब नीतीश कुमार के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हुआ करता था, तो सबसे पहले उनसे एक बात का बहुत बड़ा लगाव रहा। उन्होंने नारा दिया था संघ मुक्त भारत। इस देश में दो ही को मैं सबसे बड़ा नेता मानता था, दो को, एक डॉक्टर अंबेडकर को, दूसरे सरदार पटेल जी को।
चूंकि सरदार पटेल अंबेडकर पत्राचार हम लगातार पढ़ के चाट चुके हैं, तो जो लोग कल तक सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर में कंट्राडिक्शन क्रिएट करते थे, उसको जब हमने पढ़ा तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि उस जमाने में डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल से बड़ा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता था, उनसे बड़ा दोस्त कोई था भी नहीं। जब नीतीश कुमार के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आया तो उनके एक कॉन्सेप्ट को लेकर आया, उन्होंने नारा दिया संघ मुक्त भारत। उसलिए मैं जुड़ा, लेकिन नीतीश कुमार संघ मुक्त करते करते संघ युक्त हो गए। तो जिस मिशन को नीतीश कुमार किनारे लगा दिए थे, उस मिशन को देख करके मैं जुड़ा था। तो आज संघ के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, बहुजन समाज को स्थापित करने के लिए, सामाजिक आंदोलन के लिए, उस विचारधारा को लेकर के सामाजिक संगठन के रूप में सामने आया। डॉक्टर साहब, एक क्या लग रहा है आपका जो सरदार सेना है, जो संगठन चल रहा है, उसका लक्ष्य क्या है आगे, और अब आगे क्या सोच रहे हैं आप लोग? धन्यवाद। बड़े भैया, फिर से आपको क्लियर कर रहा हूं, सरदार मतलब नेतृत्व करता, सेना मतलब फौज। मेरा उद्देश्य या हमारा उद्देश्य नेतृत्वकर्ताओं की फौज तैयार करना है। हमारा पढ़ा लिखा युवा समाज में राजनीति में आना नहीं चाहता है, उसको राजनीति की तरफ प्रेरित करना, सामाजिक आंदोलनों में उसको लाना, गांव गांव तक सामाजिक इतिहास बताने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। 5 साल लगेगा। 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार रहेगी वो सामाजिक आंदोलनकारियों के आगोश में ही चलेगी और आगोश में ही बनेगी। उसी मिशन पे काम कर रहा हूं। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ओबीसी समाज जो है, उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन में जो जाति व्यवस्था थी उसको, पहले शूद्र थे, अछूत थे, उसी को डॉक्टर अंबेडकर ने ओबीसी और एससी और एसटी बनाया। उन्होंने कहा था कि ओबीसी तबका सोया हुआ हाथी है, जिस दिन जग जाएगा उस दिन उसके हाथ में सत्ता होगी। और ऐसे डॉक्टर आर.एस. पटेल जैसे डॉक्टर हैं जो लगातार उसी ताकतवर सोए हुए हाथी ओबीसी को जगा रहे हैं। वो जिस दिन खड़ा हो गया, फुले पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, ये सब ओबीसी कम्युनिटी से थे, चाहे वो साहू जी महाराज हो, ज्योतिबा फुले हो, वीर शिवाजी हो। एक बड़ी विरासत है ओबीसी के पास, सोशल जस्टिस की लड़ाई की, मानवता की लड़ाई की। डॉक्टर अंबेडकर ने ज्योतिबा फुले को गुरु माना है अपना। तो ओबीसी समाज अगर जागरूक होता है तो इस देश मजबूत होगा, संविधान मजबूत होगा। और यकीन मानिए, ओबीसी की हिस्सेदारी सबसे खतरे में है, उनका आरक्षण खतरे में है, क्योंकि जो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी, उनको लगता है कि दलितों का आरक्षण तो ठीक है, लेकिन ओबीसी का हक अधिकार जो है वो उनको पच नहीं रहा है। देखते हैं ओबीसी के लोग कब तक राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एकजुट होते हैं। जब तक वो एकजुट नहीं होंगे तब तक ये देश शायद ही मजबूत हो। शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए। थैंक्स, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।